वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी लोग बढ़िया होंगे मानता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सभी लोग घर पे होंगे, तो सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम शुरू करेंगे। जो भी कल से जो चैप्टर स्टार्ट किया है हमने लाइट, उसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखना, पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान मत देना, सिर्फ मेरी वॉइस पे ध्यान देना, क्योंकि ये तो नेचुरल फिनोमिना है, बारिश हो रही है तो थोड़ी सी बहुत आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिए ताकि आपको चैप्टर समझ में आए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने कल कराया था लाइट का, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे टॉपिक वहाँ से उठाए थे, यानी बहुत सारे हमने टर्म्स जो हैं पढ़े हुए थे। अब वो सारे टर्म्स हम लगभग यूज़ करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि हम रिफ्लेक्शन करने वाले हैं। क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है उसको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, साथ के साथ लाइट चाहिए, साथ के साथ एक ऑब्जेक्ट चाहिए जहाँ पर वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन को फॉर्म कराते हुए दिखेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन एक्चुअली है क्या। ठीक है, वहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद आगे हम चलते जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और चेक करते हैं कि क्या है रिफ्लेक्शन। चलिए, यहाँ पर हमारे पास है व्हाट इज रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज एन फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या है, लाइट को वापस, यानी कि किसी पर गिरना, बॉल की तरह। जैसे बॉल अगर आप फेंकते हैं और किसी दीवार पर लगकर वापस आती है, वो क्या है, उसका बाउंसिंग बैक कंडीशन है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ए फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद वो क्या कर रही है, वापस जा रही है, मतलब अपने को बाउंसिंग बैक यानी पीछे की तरफ धकेल रही है, गिरने के बाद धकेल रही है, यानी कि उसमें कोई ना कुछ चेंजेस आएंगे और वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं चली जाएगी, या बाउंसिंग बैक कुछ ना कुछ चेंज करके वो क्या करेगी, पीछे की तरफ जाना शुरू करेगी जहाँ से वो आई थी। कोशिश करती है कि वो वहीं से जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ चेंज होती हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ ए फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि बात की जा रही है कि सेम मीडियम की, अगर एयर से पास होकर जा रहा है तो वो एयर में ही क्या करेगा, सेम तरीके से वापस आ सकता है। अगर एयर से किसी और मीडियम में जाएगा तो वहाँ पर कोई ना कोई लाइट में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इट इज़ सिमिलर टू बाउंसिंग बैक ऑफ फुटबॉल और कोलाइडिंग विद ए बॉल और एनी हार्ड सरफेस। अभी मैंने एग्जांपल दिया है बॉल का, तुम्हारे पास तुमको एग्जांपल दिया था कि बॉल का, कि कैसे बॉल जो है वो बाउंसिंग बैक होती है, कैसे वो गिरती है फिर वापस आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, दीवार से लगना है, फुटबॉल का दीवार से लगना। कोलाइडिंग विद द बॉल, कोलाइडिंग का मतलब होता है उस पर लगना, ठीक है, उस पर गिरना, उसका मतलब है कोलाइडिंग। ठीक है, वट इज इट इज़ सिमिलर टू द बाउंसिंग ऑफ द फुटबॉल आफ्टर कोलाइडिंग विद इन वॉल और एनी हार्ड सरफेस। किसी भी वॉल या हार्ड सरफेस पर गिरने के बाद जो उसमें कंडीशन आ रही है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर हम जो बात करें, जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, क्या बॉल, वो क्या कर रही है, गिर कर, ये दीवार है, ठीक है, मान लो ये दीवार है, यहाँ से हमने बॉल फेंक दी है यहाँ पर, और ये वापस आ गई यहाँ पर। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये मतलब क्या हुआ, इसने बॉल यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ वापस आ गई, ये कंडीशन बनी। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, बाउंसिंग बैक वाली कंडीशन यहाँ पर बन रही है। ठीक है, इसके बाद का हम देखते हैं क्या है पॉइंट हमारे पास। और उस पॉइंट है रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या है। रिफ्लेक्शन इज़ वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का एक यूनिक प्रॉपर्टी है लाइट का, जो क्या करती है, किसी भी सरफेस पे गिरने के बाद अपने आप को क्या करती है, बाउंस बैक कंडीशन में लेके चली जाती है, जहाँ पर वो अपने किसी ना किसी चेंजेस के साथ, या बिना, अगर वो सेम मीडियम में है तो कोई चेंजेस के साथ नहीं जाएगी, अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो वहाँ पर कोई ना कोई चेंजेस के साथ वो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ये मैंने कल भी बताया था कि लाइट जो है वो हमको सेंसेशन प्रोवाइड करती है, सी यानी देखने के लिए, सेंसेशन टू सी। तो वहीं पर हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। देखो कैसे होगा, अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये अंधेरे में रखा है मान लो, तो तुम्हें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हर जगह, मान लो ये पूरा कमरा है, यहाँ पर अंधेरा है, तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, ये तुम खड़े हो, ठीक है, मान लो तुम खड़े हो और तुम, ये पूरा अंधेरा है तो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर कहीं से यहाँ इसके ऊपर लाइट गिर जाती है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर,
तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरेगी तो आपको ये दूर से दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लाइट गिर रही है। तो वही चीज़ है, क्योंकि वो लाइट क्या हो रही है, उस ऑब्जेक्ट पर गिरकर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, रिफ्लेक्शन वहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है कि वो इस ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है, बस इतना सा फ़र्क है। वही क्या है, रिफ्लेक्शन। इसलिए यहाँ बोला गया है रिफ्लेक्शन इज़ द it is the reflection of light which enables us to see any object। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वहाँ पर रिफ्लेक्शन का होना ज़रूरी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होना ज़रूरी है, तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली सही से देख सकते हैं। क्योंकि तभी वो क्या करेगा, अपनी लाइट उस ऑब्जेक्ट के आसपास से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने शेडो की बात की थी ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए, वैसे ही ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन वाली, क्योंकि शेडो तभी बनेगी जब रिफ्लेक्ट हो रही होगी लाइट किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकती है, चाहे वो नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तब। ओपेक जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्शन को क्रिएट कर रहे होंगे। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर अगले। ठीक है, वहाँ देखेंगे क्या हम नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर बोला है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये नीचे चला गया। चलो कोई बात नहीं, चलो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे क्या है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, रेगुलर का मतलब क्या, कोई जनरली जो चीज़ हम देख रहे हैं, मान के चलो कि तुम रोज़ स्कूल जाते हो, वो क्या है, रेगुलरली तुम रोज़ स्कूल जाते हो, एक ही तरीके से जाते हो, बैग लेके, बॉटल लेके, अपना खाना लेके, और पैदल या साइकिल या बस ट्रांसपोर्ट जैसे भी जाते हो, वो सेम काम तुम रोज़ करते हो, तो वही क्या है, वो रेगुलर हो गया, हर चीज़ रेगुलर। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन की जब बात होगी तो रेगुलर का मतलब क्या होगा, एक ही तरीके का काम हो रहा होगा हर जगह। कैसे, पैरेलली, अगर पैरेलली कोई रिफ्लेक्शन हुआ तो हमारा क्या है, वो पैरेलली रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, और वहाँ पर हम देख रहे होंगे क्या कैसे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा ये समझना है कि अगर जहाँ पर जो भी लाइट रेज पास हो रही हैं, लाइट रेज गिर रही हैं, अब वो पैरेलली एक ही डायरेक्शन में गिर रही हैं, और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद भी वो एक ही डायरेक्शन से वापस जा रही हैं। किसी भी एंगल पर गिर सकती हैं, किसी भी एंगल से वापस जा सकती हैं, लेकिन डायरेक्शन सभी का एक ही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और समझने के लिए थोड़े से हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस। ठीक है, हमें ऑब्वियस सी बात है, एक फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस। जब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी है कि वो रे ऑफ लाइट जो है वो स्मूथ सरफेस पर गिर रही हो। अगर वो जिगजैग किसी सरफेस पे गिरेंगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रे आर रिफ्लेक्टेड पैरेलली। ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही डायरेक्शन में गिर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे जो रिफ्लेक्शन होंगे वो रेज के वो सारे पैरेलली होंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, रिफ्लेक्शन इज़ क्लियर। ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन इज़ क्लियर का मतलब क्या है कि जब एक जैसे सरफेस पर सारी की सारी लाइट रेज जो गिर रही हैं, वहाँ पर जो वापस जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा सारा का सारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्लियर, हमें साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ, यहाँ पर जो प्रॉपर रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपरली हो रहा है। कैसा, रेगुलर हो रहा है, क्योंकि एक तरह से ही आ रहे हो, एक ही तरीके से वापस जा रहे हैं, यानी कि वो डायरेक्शन जो भी चेंज करें वो एक ही तरीके से। लाइट अगर 45 डिग्री पर गिरी है तो 45 डिग्री से ही वापस चली जाएगी किसी और डायरेक्शन में। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन के वो जा रही होगी। मैंने 45 डिग्री बोला है, मैंने लेफ़्ट और राइट नहीं बोला है। ठीक है, इसलिए मैं बोलूँगा कि 45 डिग्री से गिर रही तो आगे जो भी चेंजेस होंगे वो उसके हिसाब से हो जाएंगे, जैसा सरफेस गिरा हो हमारा सरफेस होगा। ठीक है, आगे क्या है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन स्मूथ सरफेस लाइक मिरर हाईली पॉलिश सर्फेसेस। सिंपल सी बात है, जब मैंने बोला है कि रेगुलर सरफेस होना चाहिए, सरफेस कैसा होना चाहिए, अरे हमारा सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा। स्मूथ होगा तभी हमारे पास कैसा बनेगा, एक जो हमारा जो लाइट रेज हैं वो गिरेंगी, उसके बाद वो क्या बनेंगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन बनाएंगी, क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ है, तभी वो एक तरीके की सारी लाइटों को रिफ्लेक्ट करा रहा है सेम तरीके से, यानी कि एक ही ऑर्डर में क्या करा रहा है, रिफ्लेक्ट करा रहा है। ठीक है, एक ही ऑर्डर में, समझ रहे हो, ये इंसिडेंट रेज हैं और ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो सारी की सारी क्या पैरेलली चलेंगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, एग्जांपल इसका, एक मिरर हमारे पास है, एक हाईली पॉलिश सर्फेसेज हैं जो कि क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को क्रिएट करेंगे और रिफ्लेक्शन को बताएंगे कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन जो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ गए होगे अब तुम लोग।
कि बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल से ही उसमें पॉइंट्स मैंने दिए हैं ताकि समझ में आसानी से आ चुके। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर और देखते हैं हमारे पास अगले पॉइंट क्या है। चलो यहाँ पर आया, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ लिख गई है, ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर है। इरेगुलर समझ लेना इसको, इरेगुलर। ठीक है, ये हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ लिखा हुआ है, वही समझ लेना, ऊपर लिखा है वो गलती से लिख दिया गया है। ठीक है, अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है इसमें, रेज और ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इरेगुलर सर्फेसेस। मतलब क्या, सबसे पहले ऐसे समझ लो, चलो ये क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए इरेगुलर रिफ्लेक्शन, सॉरी इरेगुलर सर्फेस। इरेगुलर या मैंने पहले बोला जिगजैग सर्फेसेस, यानी कोई भी अनइवन सर्फेसेस, इवन सर्फेस नहीं अनइवन है, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ऊंचा कभी नीचा, ऐसा हो रहा है बार बार। तो वहाँ पर जो डायरेक्शन होगी लाइट की, इंसिडेंट रेज तो सब सेम ही होगी, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, उस जिगजैग सरफेस की वजह से वहाँ पर कोई ना कोई एंगल क्रिएट हो रहा होगा, उसकी वजह से वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो रिफ्लेक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्या है, रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो रेज होंगे फॉल करेंगे इरेगुलर सर्फेसेस के ऊपर। तो उसके बाद क्या होगा, लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड ऑन डिफरेंट डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, जब जिगजैग हमारे पास कोई ना कोई एंगल हमें मिल गया है तो उसकी वजह से जो डायरेक्शंस होंगी वो सभी रिफ्लेक्टेड रेज की क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास, रिफ्लेक्शन इज़ नॉट क्लियर, क्योंकि यहाँ पर सभी जो डायरेक्शन है रिफ्लेक्टेड रेज का वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास क्या मिलेगा, इरेगुलर या रिफ्लेक्शन इज़ नॉट क्लियर, क्लियर नहीं होगा किस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होने वाली है, हमें यही नहीं पता है। तो यहाँ पर हम भी कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कौन से एंगल पर सारी की सारी रेज जो है वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, इट इज़ अ प्रोड्यूस इन रफ सर्फेसेस लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, अनपॉलिश ऑब्जेक्ट। जितने भी अनपॉलिश ऑब्जेक्ट हैं सभी में कर सकती है, जितने पेपर हैं, कार्डबोर्ड हैं, जो भी हम ये देखते हैं जिसमें अनइवन सर्फेसेस जो भी दिखती है हमें, ठीक है, टेक्सचर वाली जितनी चीज़ें हैं सब में हमारे पास क्या मिलेगा, हमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग, ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, सिंपल सिंपल सी लाइन्स लिखी हुई हैं। बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और ये ज़रूर चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर अपनी कॉपी में जब लिखोगे, तो यहाँ होना चाहिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये मेरा पेन नहीं काम कर रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया है, तो फिर आप लोग चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, देखेंगे क्या है हमारे पास अगली स्लाइड। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, एक मिनट, चलो सब इम्पॉर्टेंट्स क्या है, डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो मैं यहाँ पर आपके दिखाने वाला हूँ। मैंने इसीलिए यहाँ पर बीच में डायग्राम बनाया है और आसपास ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्या चीज़ क्या है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि ये रहा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब ये है, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये है, नॉर्मल यानी ये है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये रही, और इंसिडेंट रे यानी कि ये रही, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये, यानी कि ओ पार्ट। ठीक है, अब एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। नॉर्मल कौन सी, हमारी ये वाली लाइन है, एन से लेके ओ तक हमारी नॉर्मल लाइन है, जिस पर हमारा क्या होगा, एक इंसिडेंट रे जो यहाँ से यहाँ तक गिर रही, उसके बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा आई होगा। आई कहलाएगा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आई कहलाएगा यहाँ पर। सेकंड, अब यहाँ पर एंगल इंसिडेंट पढ़ लिया तो रिफ्लेक्शन भी पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल डिनोटेड बाय आर। अब देखो ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसकी वजह से जो एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। ठीक है, ये आर हो गया हमारा, ये समझ चुके होंगे आप लोग। फिर चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या है,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज़ द पॉइंट वेयर द रे ऑफ इंसिडेंस स्ट्राइक द मिरर। जब जहाँ पर इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक करेगी, यानी कि इस वाले पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है हमारी इंसिडेंस रे, तो इस वजह से हमारा जो वो पॉइंट है वो हमारा क्या बन जाएगा? इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पास आई, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहाँ से आई? वही रे जो कहीं से भी आ रही है, किसी सोर्स से आ रही है, वो हमारी इंसिडेंट रे होगी। किसी भी सोर्स से आकर के मिरर के ऊपर गिर रही है तो वो हमारी इंसिडेंट रे कहलाएगी, तो वो ही हमारी ये रही। अब इंसिडेंट रे पढ़ा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पढ़ लो। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब क्या है? जो इंसिडेंस रे के गिरने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ है उस लाइट के अंदर, उस रे के अंदर, वो हमारे क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अब यहाँ पर जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द मिड ड्रॉ इन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ मिरर के ऊपर क्या बना रहे हैं हम? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी? नॉर्मल प्लेन हमारा कहलाएगा। ठीक है, ये सारा नॉर्मल प्लेन हमारा कहलाएगा। ये सारी डेफिनेशंस आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और समझते हुए चलिएगा। सारी डेफिनेशंस लिख लीजिए कॉपी में और रिवाइज़ करिएगा, बार बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि 2 ही लेक्चर हुए हैं तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। और पढ़ते हुए इसको ख़त्म करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें इस लॉकडाउन के क्वेश्चन, लॉकडाउन में। ठीक है, ताकि आपको कम से कम टाइम लगे पढ़ने में। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर और समझते हैं कि आगे स्लाइड में क्या क्या दी हुई है। सबसे पहले आएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है समझो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या कहलाता है? एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा इस वाले एंगल के। ठीक है, क्योंकि जब मैंने बात की एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, हमेशा आई इज इक्वल टू आर होगा। कैसे होगा वो हम समझेंगे। अब सेकंड वाला भी समझ लो, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट ऑफ इंसिडेंट एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये और ये, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे? सब एक ही प्लेन में होंगे। सब एक ही प्लेन का मतलब क्या है? सारे के सारे एक ही प्लेन, यानी एक्स वाई या जेड किसी एक में होंगे, या एक्स में होंगे या वाई में होंगे या जेड में होंगे। एक्स में होंगे, वाई में होंगे या जेड में, अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, सेम प्लेन में काम कर रहे होंगे। आगे की बात करेंगे तो क्या है हमारे पास? हमें बोला गया है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हुआ कैसे? हमारे पास ए बी एन है, यानी कि हम इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। ठीक, ए बी एन, एंगल ए बी एन क्या है? एंगल ए बी एन क्या कहलाएगा? ए बी एन हमारा आई है, एंगल आई। एन बी सी क्या है? एंगल आर। और कैसे? ये दोनों इक्वल है, क्योंकि जब भी मैंने इसके बीच में काट दी है लाइन तो ये क्या बन जाएगा? दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा इस एंगल को। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये एंगल ए बी एन इजल टू एंगल एन बी सी इजल टू आई इजल टू आर। ये बहुत छोटा सा डेटा था जो पढ़ना था। लॉज रिफ्लेक्शन का सिंपल सा पहला फंडा गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर हमेशा बराबर होंगे जब लॉज रिफ्लेक्शन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, सेकंड लॉ हमारे पास क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। 3 रे। कौन सी? एक नॉर्मल है, एक इंसिडेंट रे है, एक हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, जो हमारी सभी के सब एक ही प्लेन में होंगे। सबको एक ही प्लेन में होना रिक्वायर्ड है, मस्ट है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ में एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन ऑलवेज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या क्या है। चलिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर सरफेस। रिफ्लेक्शन हमारा प्लेन मिरर सरफेस से कैसे होगा? अगर हमारे घर में एक मिरर है मान लो, जिसके आगे सामने तुम लोग खड़े होके अपने आप को निहारते हो, निहारते हो, यहाँ खड़े हो गए और निहार रहे हो भैया, तो मतलब क्या है? वो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? मतलब जो तुम इसके अंदर यहाँ कहीं दिख रहे हो पीछे, क्यों दिख रहे हो? वो ऐसा क्या हो गया कि तुम उसमें दिख रहे हो? ठीक है, तो ये चीज़ समझेंगे आज हम इस डायग्राम से और इस कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास है उससे समझने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं। पहला, ये हमारा क्या है? एक मिरर है। ठीक है, ये हमारा मिरर है, ये मान के चलो हमारे पास मिरर दिया हुआ है। ये खुद को मान लो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, यानी खुद को मान लो, तुम खुद हो यहाँ पर, और ये आपकी इमेज है जो मिरर में आपको दिख रही है। ठीक, अब एक चीज़ समझेंगे, जब भी बात करेंगे प्लेन मिरर की तो डिस्टेंस जो रहेगा ये वाला,
मिरर और तुम्हारे बीच का डिस्टेंस और मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि u इज इक्वल टू वी हो जाता है यहाँ पर हमेशा, u इज इक्वल टू वी हो जाएगा। ठीक है, समझना क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपस में सामने की तरफ दिखते हैं। चलो अब समझेंगे दूसरा पार्ट क्या है। देखिए चलो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से जो लाइट पास थ्रू हो रही है, यानी कि तुम ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, यहाँ से जो लाइट पास थ्रू हुई वो क्या हुई, इसके ये क्या है, ये हमारा कैसा रहता है, पॉलिश रहता है। पॉलिश की वजह से रिफ्लेक्ट करेगा, पीछे की तरफ वापस भेज देगा हमारे ऑब्जेक्ट पर, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर वापस लाइट पहुँच जाएगी। वैसे ही क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट की हाइट के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, एक और रिफ्लेक्शन हो रहा होगा हाइट की वजह से, वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये कहीं जाकर पीछे मिल रहे होंगे, दोनों पार्ट कहीं ना कहीं मिल जाएंगे पीछे की तरफ, कहाँ पर, मिरर के पीछे, जो हम पॉलिश पार्ट कहते हैं। इसी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज बनाता है कहाँ पर, हमारे पीछे, कहाँ पर, जो हमारा मिरर होता है उसके अंदर बनाता है पीछे की तरफ। इस वजह से हम देख पाते हैं कि जो हमारी हाइट और सब कुछ हमें दिखता है, हाइट और हमारा बाल, चेहरा, मुंह कैसा है तुम्हारा, सबको सेम दिखता है, कुछ ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा दिख जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें क्यों होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम समझेंगे ऐसा क्यों है। पहला क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में, द इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्टिकल एंड इरेक्ट। इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्टिकल यानी सीधी बनेगी, हमेशा सीधी होगी, जैसे आप दिख रहे होगे वैसे ही दिखोगे। और इरेक्ट यानी कि, वर्टिकल यानी कि खड़ी, और इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, खड़ी और सीधी बनेगी, कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं बन जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, द साइज ऑफ इमेज एच इज़ सेम एज साइज ऑफ एच, यानी एच डैश इक्वल टू एच, यानी कि ये अगर एच है तो ये एच डैश है, तो ये क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, इनके साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, हमेशा सेम साइज़ के बनेंगे। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको हम यू बोलते हैं, इसको हम वी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट टू मिरर, और ये मिरर टू इमेज। ठीक है, ये हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी। एक चीज़ और समझना है यहाँ पर, जब भी आप मिरर में देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका लेफ़्ट वाला राइट हो गया है, ठीक है, और राइट वाला लेफ़्ट हो गया, ये लेटरल इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है क्यों, आपको अपीयर होता है क्या, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, एक्चुअली वो तुम्हारी इमेज ही दिखा रहा है, लेकिन तुम्हारा जो देखने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है, सामने की तरफ दिखा रहा है, इस वजह से आपको लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दिखता है। ठीक है, जब भी आप हाथ हिलाएंगे राइट वाला तो आपको लेफ़्ट वाला लगेगा, और जब भी आप लेफ़्ट वाला हाथ हिलाएंगे तो आपको राइट वाला लगेगा। ऐसे ही साथ आँखों के साथ, और जो भी आपके पार्ट्स है बॉडी के, वो आपको ऐसे ही दिखने लगेंगे। कैसे कि आपको लगेगा हम उल्टे हैं अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ लेटर इन्वर्टेड चीज़ें वहाँ पर हमें दिखती हैं। लेटर का मतलब होता है जस्ट अपीयरेंस होता है कि हाँ वो हमारी कैसी हैं, उल्टी दिशा में दिख रही हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाया जानबूझ के, ताकि आपको धीरे धीरे पढ़ें और सही से पढ़ें। जितना आसानी से और सही तरीके से पढ़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर पाएंगे, वो सही है, ज़रूरी है। क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा, पढ़ पाओगे नहीं, फिर कहोगे सर ने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, सिलेबस बहुत तेज़ी से खींच रहे हैं और कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करना नोट्स बनाओ तुम लोग। हाँ, नोट्स ज़रूर बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाओ, कॉपीज़ रजिस्टर टाइप खरीद लो। ठीक है, और उस हिसाब से आप लोग नोट्स बनाते रहो साथ में, ताकि आपके जो 10th के जो एग्ज़ाम्स वगैरह आगे होंगे, या आपका जो सिलेबस अभी नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, वो कंप्लीट होता जाएगा, क्योंकि आप नोट्स बनाते जा रहे हो। और जितने भी डायग्राम्स मैं इसमें दे रहा हूँ वो कोशिश करें अपनी कॉपी में बना लें, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, देखेंगे पार्ट 3 के बारे में और समझेंगे क्या क्या नया हम पढ़ने वाले हैं इस रिफ्लेक्शन के पार्ट में। चलो चलता हूँ मैं, आज की क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।